हेलो एवरीवन। आज 7 नवंबर के इस न्यूज़ टुडे के अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखने से। क्या है लिस्ट? कुल 4 न्यूज आर्टिकल हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों में, जिसमें सबसे फर्स्ट है, पहला है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, देश की अर्थव्यवस्था और देश में आय के अवसर को सुनिश्चित करने के लिए जो एक संकल्पना है, उसके बारे में न्यूज आर्टिकल है। गिरफ्तारी के सभी मामलों में लिखित आधार अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो कि बेसिकली मूल अधिकार से संबंधित है, और मूल अधिकार में भी कि आर्टिकल 21 और 22 जो गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान करता है, या ऐसा कहें मूल अधिकार मुहैया करवाता है, उसके संदर्भ में बातचीत ये करेगी न्यूज आर्टिकल। खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, फूड सिस्टम के बारे में जो चेंजेस हो रहे हैं और क्या एस्पेक्ट्स है उससे जुड़े हुए, उसके बारे में ये बात करती है ये आर्टिकल। अंत में अखिल भारतीय गिद्ध आबादी आकलन, गिद्धों यानी कि वल्चर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के लिए, इकोसिस्टम के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसका एक महत्वपूर्ण रोल है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद संक्षिप्त सुर्खियों में कुछ न्यूज, शॉर्ट न्यूज हैं, जैसे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, और उसके बाद आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट जो 1996 का है, अब्राहम एकॉर्ड्स, आईबीसी और पीएमएलए कानून के संदर्भ में, जीपीएस स्पूफिंग और वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 पर एफएससी की सिफारिशें। इस तरह से अंत में देखेंगे एक सुर्खियों में रहा एक स्थल पे भी चर्चा करेंगे, पेरू, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग अब पहले अपने न्यूज से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, नाम से ही पता है ये इनकम से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है, और यूनिवर्सल बेसिक मतलब एक आधारभूत इनकम सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसमें मूल संकल्पना इसके भीतर ये है, और वो सबके लिए होनी चाहिए, राष्ट्र के स्तर पे, दुनिया के स्तर पे। तब जाकर क्या होगा, एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निश्चित जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सकेगा। और निश्चित जीवन स्तर से हम क्या समझते हैं कि उसकी खाद्य जरूरतें, उसकी आवास से संबंधित जरूरतें, उसकी अन्य चीजें, सामाजिक और आर्थिक जरूरत जो है, उसके लिए उसके पास मिनिमम, न्यूनतम संसाधन उपलब्ध होंगे। और इसे और आगे बढ़ाते हुए इस कंसेप्ट को देख सकते हैं कि तभी वह व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए कुछ संसाधन होंगे जो कि अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक है। इस प्रकार से सबके पास अगर ये उपलब्ध हो मिनिमम अमाउंट, तो वो व्यक्ति के विकास के लिए तो है ही, सामाजिक आर्थिक, साथ साथ अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी ये संकल्पना इसकी बात करती है। आज हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा ये की जा रही है के माध्यम से कल्याणकारी व्यवस्था को नया स्वरूप देना, इसलिए ये बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के पास, जहां एक तरफ विकास सुनिश्चित करना मतलब पूरे क्षेत्र में सार्वभौमिक रूप से सबका, सभी क्षेत्र में सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है, वहीं पे क्या आवश्यक, कल्याण भी, न्याय भी सुलभ करवाया जा सके। और उसके लिए आवश्यक है, हमने संविधान में भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कि आर्थिक न्याय के आधार पे ही हम लोग सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं, सामाजिक समानता सुनिश्चित कर सकते हैं। जब तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना बनाया जाए प्रत्येक व्यक्ति को, न्याय और समानता जैसे मूल्य तभी दिया जा सकता है। तो उन्हीं इसी प्रकार के कुछ संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ये संकल्पना बनाई गई है, जिसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सार्वभौमिक आधारिक आय को पहली बार, सबसे पहले ये देख लेंगे कब, आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में ही बात किया गया। और वहां जाहिर सी बात है यही कहा गया कि सामाजिक आर्थिक दबावों के कारण, पहले तो यही कहा गया, पहले तो आर्थिक सर्वेक्षण में बात आई, और क्या अभी क्या सामाजिक आर्थिक दबावों के कारण इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। और इसलिए आज हम इसे चर्चा कर रहे हैं इसके स्वरूप पे, कि क्या इसे लागू किया जाना चाहिए तो किस स्वरूप में किया जाना चाहिए, क्या पैटर्न फॉर्मेट हो इसका। इसलिए इस चर्चा में कि सामाजिक आर्थिक दबाव जो है बढ़ गया है, दूरियां बढ़ गई हैं, असमानता बढ़ी है,
लेकिन क्योंकि पारंपरिक मॉडल अब इन दबावों का समाधान नहीं कर सकता है। मेन चैलेंजेस यही है कि पहले जो हम लोग नीतियां अपना रहे हैं पहले से, तो वो ग्राउंड लेवल पे जो असमानताएं क्रिएट हो गई हैं, आय के अवसर पे बात कर रहा हूं मैं, वो उसे खत्म करने में पूरी तरह से, तो इसलिए इस पे बात हो रही है, उसे खत्म करने में कहीं ना कहीं उसे चुनौती आ रही है पहले की परंपरागत नीतियों को, जो पॉलिसी चली आ रही है। तो इसलिए संपत्ति, तो जाहिर सी बात है इसके लिए सबसे पहला वही संपत्ति में बढ़ती असमानता कि कुछ एक वर्ग, मतलब जनसंख्या के कुछ एक वर्ग के पास ही, मतलब ऊपर के मुश्किल से 5 से 10% के पास जनसंख्या का पूरा जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा या आय का एक बड़ा हिस्सा होता है, बल्कि वहीं पे बहुसंख्यक आबादी के पास एक न्यूनतम आय भी सुनिश्चित नहीं की जा सक रही है। तो वही मुद्दा है। और दूसरा क्या, अमीर और गरीब के बीच की क्या अंतराल बढ़ चुका है कि अमीर के पास और बहुत ज्यादा है और गरीब के पास बहुत कम है। प्रौद्योगिकी के कारण रोजगार में बदलाव, खैर इस पे मैं बढ़ूं, यहीं पे मुझे एक ध्यान आ रहा है। आप देखोगे आज भी देश में एक बड़ा तबका जो है गरीबी रेखा से नीचे है आज भी। हालांकि हमने पिछले कुछ दशकों से गरीब, बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, जिसमें कि भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन फिर भी आज एक बड़ा हिस्सा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो उसमें हम लोग खाई को देख रहे हैं, उस गैप को देख सकते हैं। और वहीं क्या, जीडीपी के बढ़ने के साथ, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने के साथ विकास के स्तर, रोजगार के स्तर जैसे जैसे बढ़े हैं हमारे देश में पिछले आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, तो एक बड़ा वर्ग है जो जिसकी आय में काफी वृद्धि हुई है। तो हम लोग ये सच्चाई को ध्यान में रखते हुए इस बात को समझेंगे। दूसरा क्या, प्रौद्योगिकी के कारण रोजगार में बदलाव, जस्ट यही सी की बात मैं कर रहा था, समझाना चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी, एक के पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के आधार पर उसने अपना विकास किया, अपने करियर का ग्रोथ किया और उसकी आय में काफी वृद्धि हुई। और लेकिन दूसरी जगह क्या हुआ कि ये भी हुआ कि जो ऑटोमेशन और एआई इस तरह के टेक्नोलॉजी से दूर रह गए, वो क्या, उनकी रोजगार छिन गई या वो रोजगार में आ ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं है, तो इसलिए ये फिट नहीं है इस सिस्टम में। तो ये मुद्दा यही है कि इसलिए अनौपचारिक एवं अर्धकुशल कार्यबल के समक्ष बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है ऑटोमेशन और एआई का। तो टेक्नोलॉजी से ड्रिवन जो ये चैलेंज है, ये बढ़ती आर्थिक सुरक्षा, बढ़ती आर्थिक सुरक्षा कैसे, कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे व्यवहार हमारे समाज में, अर्थव्यवस्था में दिख रहे हैं, जैसे गिग प्लेटफॉर्म और गिग इकोनॉमी का विकास। गिग इकोनॉमी का मतलब प्लेटफॉर्म आधारित, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित जो जॉब क्रिएट्स हो रहे हैं, जैसे फूड डिलीवरी बॉय आजकल काम करते हैं लोग, और ई कॉमर्स से जुड़े हुए इस तरह के लोग हैं। उस तरह से, इसी तरह से आप देखोगे डिफरेंट जो कैब सर्विसेज हैं, उसमें उनमें आय तो, रोजगार तो उनके पास है, लेकिन आय का से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। जैसे कि जो काम के निश्चित घंटे नहीं होना, या सामाजिक सुरक्षा का अभाव होना, या एक निश्चित वेजेज नहीं मिल पाना, इस तरह से अन्य चीजें जो हैं। तो इसमें और जो अन्य जो वहां पे प्रावधान है, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। तो ये सब जो है ना, सामाजिक सुरक्षा को कम करने का काम करता है, ना कि बढ़ाने का। क्योंकि रोजगार में इतने लोग तो लग गए, दिख रहा है कि रोजगार में इन्वॉल्व हैं, उनके पास रोजगार है, लेकिन क्या सामाजिक सुरक्षा है? नहीं है। क्या उन्हें छुट्टियां मिल रही है? नहीं है। क्या उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो इसी तरह से सामाजिक पर्यावरणीय तनाव का तीव्र होना, जाहिर सी बात है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ रहे हैं और इसका प्रभाव हर क्षेत्र में दिखेगा। कृषि में दिखेगा, ग्रामीण क्षेत्र में दिखे, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की बात करें तो तब दिखेगा। कृषि और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की मतलब बात करें तो वहां पे दिखेगा। सामाजिक आधार पर हम लोग बात करें अगर, तो मानसिक तनाव में वृद्धि, तापमान में बढ़ने के कारण, या विभिन्न प्रकार के आपदाओं में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह के जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तो हो ही रहा है, और जिसके कारण क्या विस्थापन हो रहे हैं बड़े पैमाने पे जलवायु के कारण। और वो उसका असर किस पे पड़ रहा है? आय पे पड़ रहा है, रोजगार पे पड़ रहा है। तो क्या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या और इस तरह की समस्याएं जो हो रही हैं, जिसके कारण भी ये सारी समस्याएं जो है
एक तरह से अभी परिस्थितियां ऐसा पैदा कर रही कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ इशारा कर रही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अवधारणा के बारे में एक बार समराइज कर लेते हैं, कहीं मेंस आंसर राइटिंग में भी लिखने के लिए हमें काम आएगा। ये क्या यूबीआई की अवधारणा क्या है कि परिभाषा कि सभी नागरिकों को समय समय पर बिना शर्त नकद अंतरण, बिना शर्त, ये ध्यान रखेंगे सरकार के द्वारा कुछ भी किया जाता है ये सारी चीजें स्पष्ट हैं कि आपको इसके बदले कुछ देना है या नहीं देना है, लौटाना है या नहीं लौटाना है। अगर शर्त होगा या लौटाने की बात होगी तो लोन हो जाएगा या ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से बिना शर्त नकद अंतरण की सुविधा देना, और भले उनकी आय और रोजगार कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये भी ध्यान में रखने की बात है। और सार्वभौमिकता, इसमें सभी नागरिकों को कवर किया जाएगा, सबको एक अमाउंट दे दिया जाएगा। दूसरा, कोई शर्त नहीं, मतलब उनके पास कोई रोजगार, आय या उनका कोई भी शिक्षा का स्तर हो। व्यापक सामाजिक भूमिका समाज में सबको, व्यक्तियों को आर्थिक विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाती है। और वैश्विक उदाहरण क्या, फिनलैंड, कीनिया आदि देशों में ये अपनाया गया है और उसका प्रभाव किस पे दिखा है? स्वास्थ्य पे दिखा है, खाद्य सुरक्षा पे दिखा है, मानसिक कल्याण पे दिखा है। ये वर्ल्ड लेवल के एग्जांपल्स हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हो। अब इसके पक्ष और विपक्ष में बात करते हैं। क्या है पक्ष और विपक्ष? आर्थिक सर्वेक्षण में ही बात ये कही गई है, तो इसलिए कोट करना आवश्यक है यहाँ पे। क्या? गरीबी में कमी, मतलब क्या? गरीबी और सुविधता को एक ही चरण में कम करती है, मतलब एक ही साथ, क्योंकि पैसा दे दिया, गरीबी और उसकी जो कमजोर पक्ष है उसका वो। लेकिन दूसरी जगह ये क्या है कि ये खर्च को बढ़ावा दे सकता है, और व्यर्थ के खर्च को जो दिखावे के लिए यूज होगा, और खास करके पुरुष सदस्य के द्वारा धन के अनुपयुक्त खर्च को जोखिम बना सकता है। व्यापक सामाजिक भूमिका और विकल्प, मतलब क्या? लाभार्थियों को उनके स्वयं के कल्याण के मामले में, मतलब स्वयं के कल्याण, मतलब अपने ऊपर खर्च करेंगे ना वो, तो इसलिए क्या उसमें सशक्त बनाने का काम करेगा, चाहे महिला हो, पुरुष हो, खास करके कमजोर वर्ग जिसके पास आज तक आय का कोई महत्वपूर्ण एक फिक्स्ड इनकम नहीं था। नैतिक खतरा क्या है? वहीं होगा क्या इससे कि श्रम आपूर्ति का कम कर सकती है और निर्भरता को प्रोत्साहित कर सकती है। मतलब इसका क्या है कि अगर निश्चित आय आपके पास ऐसे ही बिना मेहनत के आ जाए तो कोई काम करना ही नहीं चाहेगा, तो कोई लेबर मार्केट में लेबर की कमी हो सकती है, कि काम करने वाले कमी हो सकती है, या वो तब करेंगे जब उससे बहुत अधिक पैसा उन्हें मिलेगा। तो दोनों चीजें जोखिम वाली चीजें, तो लेबर की कमी और क्या? निर्भरता, मतलब उसी पे निर्भर हो जाएंगे, उससे ज्यादा की चाह नहीं। तो ऐसा बड़ा जनसंख्या का वर्ग हो सकता है जो कि नकारात्मक होगा, अनप्रोडक्टिव बना देगा उतने बड़े जनसंख्या के वर्ग को जो काम ना करना चाहे। कोई पीछे ना छूटे, मतलब सार्वभौमिक इसलिए किया गया कि सबको दिया जाए, और जिससे कि समान रूप से समावेशी ये है, ये नीति ये है। ये लैंगिक असमानता, इसमें यही होगा, क्योंकि अभी भी क्या है, डिसीजन मेकिंग में क्या, घर के मुखिया कौन होते हैं? पुरुष सदस्य होते हैं, और डिसीजन मेकिंग सारा वो करते हैं, और खास करके पैसे का। तो वहां यहां भी यही होगा कि यूबीआई अगर पैसा मिलेगा भी तो उसे कहां खर्च करना है, किस मद में खर्च किया जाना है, इसका निर्णय कौन लेगा? पुरुष। तो महिलाएं छूट जाएंगी, तो इससे अच्छा है महिला सेंट्रिक जो पॉलिसी है उस पर ना जोड़ दिया जाए। तो जो विपक्ष में तर्क दे रहे हैं उनका यह कहना है। ठीक है, चलिए। आघातों से संरक्षण, आघात मतलब कैसा आघात? आय संबंधी, पैसा ना होना, स्वास्थ्य संबंधी, आजीविका संबंधी आघातों के खिलाफ एक सुरक्षा कवर, एक कवर दे दिया। आपके पास नौकरी है, नहीं है, कभी छूट गई, चली गई, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो गई, बीमारी हो गई, इन सब के लिए आपके पास एक अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट है। कार्यान्वयन बोझ क्या है? इम्प्लीमेंटेशन में समस्या होगी। क्या इम्प्लीमेंटेशन में समस्या है? कि निर्धनों के बीच वित्तीय सुलभता की मौजूदा स्थिति को देखते यूबीआई बैंकिंग पद्धति पर बहुत अधिक दबाव डाल सकता है, पूरा का पूरा, क्योंकि बैंक को ही ट्रांजैक्शन ये करना है। वित्तीय समावेशन, तो हम लोग इसी की बात करें, समावेशी होगा क्योंकि सबको शामिल कर लिया जाएगा। तो सब पे जो है ना, क्या ये पूरा का पूरा जो वित्तीय नेटवर्क जो क्रिएट होगा देश में, वो क्या, वो सारे वर्ग को एक समान स्तर पे, मिनिमम एक निश्चित स्तर पे तो ले ही आएगा, कि उनकी इनकम तो इतनी है ही सबकी। तो इसीलिए राजकोषीय जोखिम क्या है? एक बार शुरू होने के बाद ये वापस लेना मुश्किल तथा उच्च और दीर्घकालीन लागत है। नो डाउट ये काफी बड़ा बर्डन होगा,
गवर्नमेंट पे। तो इसलिए ये इसके पक्ष और विपक्ष इस प्रकार से हैं। 2-3 और पॉइंट हैं। क्या पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। क्योंकि आपके पास एक इनकम है, बेसिक इनकम, तो मनोवैज्ञानिक चिंताएं जो पैसे की कमी के कारण हो रही है वो कम हो जाएगी। वहीं पे देखेंगे सार्वभौमिकता संबंधी चिंताएं क्या है कि सबको दे दिया जाएगा। तो सबको कैसे दिया जा सकता है? तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि जिनके पास पहले से ही अधिक है उन्हें भी दिया जा रहा है। तो असमानता कम नहीं हो रही है यहाँ पे। एक तरह से ये इसलिए इसका विरोध किया जा सकता है। प्रशासनिक दक्षता क्या है कि डिफरेंट मामलों में देने की बजाय, मतलब डिफरेंट मदों में, मतलब डिफरेंट स्कीम में अगर पैसा दे रहे हैं, किसी भी प्रकार से ट्रांसफर किया जा रहा है, तो अगर लीकेज और प्रशासनिक बोझ की बात की जाए तो इस सब में अलग अलग होंगे लीकेज। तो इससे अच्छा है कि अब क्या एक में ही दे दिया जाए, एक में ही दे जाए, सिंगल में। तो अगर लीकेज भी होगा तो सिर्फ एक में, या प्रशासनिक बोझ भी बढ़ेगा एक में, एक बार ही काम करना होगा। तो उससे इन चीज को कम किया जा सकता है। और लीकेज की संभावना कम क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर है, ये ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं, मानवीय हस्तक्षेप है ही नहीं। और जो रिलेटेड पेपर वर्क, जैसे बेनिफिशियरी की पहचान करना, उन्हें समय पर ट्रांसफर करना, ये सब चीजें एक ही बार करना होगा ना। उसी तरह से बाजार संबंधी जोखिम, मेनली किससे? मूल्यों को उतार चढ़ाव, मतलब इन्फ्लेशन से आप समझ लो। और जब भी इन्फ्लेशन होता है तो मुद्रा की क्रय क्षमता घटती है, ये तो हमें पता है। तो उससे क्या होगा कि नकदी जो दिया गया उसकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी, जबकि खाद्य सब्सिडी उतार चढ़ाव वाले बाजार मूल्यों के अधीन नहीं होती है। तो वहीं पे क्या हम लोग जो अभी खाद्य सब्सिडी दे रहे हैं वो चीज उससे नहीं है, क्योंकि उतना तो मिल रहा है वहां पे कम दाम में, वो तो फिक्स्ड है, चाहे उसका मूल्य बाजार में कुछ भी हो। लेकिन वहीं पर अगर नकदी दे रहे हैं तो वो चीजें, नकदी जो है, कैश जो है, उसकी क्षमता कम हो सकती है। जहां वो पहले 100 रुपए में 100 केजी अनाज खरीद सकता था, अगर इन्फ्लेशन हो गया तो 100 रुपए में 80 केजी ही अनाज खरीद पाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज फूड दे रही है या अनाज दे रही है तो वो तो फिक्स्ड है ना। ये चीजें, इसका कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से हम लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में डिफरेंट आयाम को देखा हमने। चलिए, आर्टिकल 2 क्या है? गिरफ्तारी के सभी मामलों में लिखित आधार अनिवार्य है। यह सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है गिरफ्तारी के संदर्भ में। गिरफ्तारी के संदर्भ में प्रावधान कहां है? मूल अधिकार में। मूल अधिकार में यह सुनिश्चित किया गया है, मूल अधिकार में अनुच्छेद 22 में, कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाएगा, मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यही वो आर्टिकल कहता है। तो ये मूल अधिकार बनाया गया है कि आपको गिरफ्तार बिना बताए और व्यर्थ के कारण के नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये संविधान निर्माताओं के मन में ये था, ये और ये चीजें ध्यान में थी कि अगर इसे संरक्षित नहीं किया गया मूल अधिकार के अंतर्गत, तो हो सकता है कि मूल अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया जा सके, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं किया जा सके। क्यों? क्योंकि हमारा अनुभव ब्रिटिश काल में था कि कभी भी पुलिस, कभी भी सरकार जो है किसी को भी अंदर डाल सकती है, मतलब जेल के अंदर डाल सकती है। तो वहां पे उस स्थिति में उसकी अधिकार सुनिश्चित नहीं हो, तो इसलिए बाकायदा प्रक्रिया बताई गई कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है गिरफ्तारी के समय में। तो इसमें क्या, दोनों के, गिरफ्तार करने वाली जो एजेंसी है उसके लिए भी बात कही गई, और जो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसके भी अधिकार वहां बता दिए गए। और उसके साथ साथ जो कानून है, अन्य कानून जो है, विधि संहिताएं हैं, उसमें भी प्रॉपर बात की गई है, ये चीजें, दंड संहिताएं और अन्य जगहों पे। लेकिन यहाँ पे मूल अधिकार ये बना दिया जो कि संविधान जिसकी गारंटी देता है। तो इसके पीछे लक्ष्य यही था कि स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, और स्वतंत्रता इसके साथ साथ क्या, गरिमापूर्ण जीवन। क्योंकि जब तक व्यक्ति को गिरफ्तारी सुरक्षा ना दे सकें, या उसके खिलाफ अगर कोई मामला चलता है या दोषसिद्धि का मामला चलता है इस प्रकार से, तो उसे ये सिक्योर किया जाना चाहिए कि उसके साथ जो गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाएगा, समान रूप समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब गरीब के साथ कुछ व्यवहार, अमीर के साथ कुछ व्यवहार, ऐसा नहीं, बल्कि कानून के अनुसार। तो इसीलिए तभी क्या है, तो इसलिए यहां पे दोनों चीजों को जोड़ लें आप कि आर्टिकल 21 जो है, जो कि व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा
सुनिश्चित करता है। तो दोनों को साथ में रख के हमेशा रखना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, यहां पे जो हुआ, तो इसलिए ये क्या, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में और मूल अधिकार से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ये, और अधिकार संबंधित मामले, और अधिकार संबंधित मामले भी मानवाधिकार से भी जोड़कर आप देखोगे कि गिरफ्तारी जो जहां भी की जाती है उससे संबंधित जो भी मामले आते हैं उस सब में जो है ना इस तरह के ही ये ही मामला बनता है कि पुलिस ने किसी को, पुलिस के द्वारा किसी को इलीगल आधार पे या इम्प्लीकेट करते हुए, फॉल्सली इम्प्लीकेट करते हुए गलत तरीके से गिरफ्तार की गई। इस तरह से, इस तरह के कई मुद्दे या कई खबरें हमने सुना है ये चीजें। तो इसी के संदर्भ में क्या है, हमारे पास एक संरक्षण देता है ये जो हमारा संविधान हमें मुहैया कराता है। देखिए कुल मिलाकर क्या है कि संविधान का उद्देश्य क्या था, सरकार का कैसा स्वरूप देना, सरकार का दो मुख्य रूप से क्या, कल्याणकारी स्वरूप। भारत कैसा होगा, कल्याणकारी स्वरूप। तो अगर सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस पावर ही अगर दे दिया जाए तो सरकार कैसी बन जाएगी, पुलिस स्टेट के रूप में विकसित हो जाएगी, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व था। तो हमें कल्याणकारी सरकार के रूप में आगे बढ़ना है जो अधिकार सुनिश्चित करे, न कि अधिकार छीने। तो यही उसी संदर्भ में देखेंगे। तो हुआ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल फिलहाल निर्णय दिया है उसमें बताया कि गिरफ्तारी का लिखित आधार ना देने पर गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। जो गिरफ्तार किया गया, सिंपल कि आपको रिटर्न में लिख कर देना होगा। और मामला कौन सा था, मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, बाद में कि गिरफ्तारी की कारणों की जानकारी आपको स्पष्ट रूप से लिखित देना होगा, और अन्यथा ये क्या, संविधान अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। मतलब आप अगर किसी को बगैर कारण, इलीगल तरीके से डिटेन कर रहे हो, बंद कर रहे हो जेल में, आप गिरफ्तार कर रहे हो, तो क्या उसके जीवन के अधिकार को ही तो छीना जा रहा है ना, जीवन का अधिकार आप उसको छीना जा रहा है। तो कुल मिलाकर यही है, इस पूरे मामले को जो है आर्टिकल 21 और 22 से जोड़कर देखा जाना चाहिए। निर्णय का मुख्य बिंदु क्या है कि गिरफ्तारी के कारणों को जानना, गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है, और इसे क्या है, भारतीय न्याय संहिता में भी वर्णित अपराधों सहित सभी अपराधों पर लागू होता है। मतलब अभी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी जितने भी अपराध हैं सब पे ये लागू होगा। और यही बात क्या, अनुच्छेद 22(1) में के तहत मूल और अनिवार्य सुरक्षा उपाय हैं, जो कि मूल अधिकार है। जो मैंने बताया, गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के और एवं दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जो मूल अधिकार दिया गया है, तो इस आधार पे। और इस फैसले में कुल मिलाकर ये बता दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये यूएपीए, पीएमएलए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो कानून है, धन शोधन निवारण अधिनियम तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी कानूनों के मामले में लागू है। क्या समझा हम लोगों ने सभी कानूनों के मामले में? दरअसल अनुच्छेद 22 दो तरह के अपराधों के बारे में बात करती है। क्या बात करती है? अनुच्छेद 22 दो तरह के अपराधों में यहां पे बात किया गया। एक क्या है, एक दंडात्मक विधान, एक दंडात्मक और दूसरा निवारक कानून। यही होते हैं ना। दंडात्मक मतलब जहां अपराध हो चुका है, सिंपल अपराध हो चुका है, उसके बाद उस पर सजा दी जानी है। तो इसमें कुछ अधिकार दे दिए गए कि आप जब जिसे गिरफ्तार करोगे उसे आप बताओगे, उसे उसका आधार बताओगे, उसे अवगत करवाओगे, उसके बाद क्या, उसे अपने पसंद का लॉयर लेने के लिए उसके पास विकल्प होंगे। उसके बाद जब गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा, इससे अधिक आप नहीं रख सकते। इस तरह के बहुत सारे अधिकार बताए गए। वहीं निवारक कानून क्या होता है कि व्यक्ति को कोई अपराध करने से रोकना, मतलब वो क्या उसकी प्लान भी कर रहा था तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब अपराध अभी हुआ नहीं है लेकिन उसके पहले ही। तो यहां भी कुछ अधिकार हैं, संविधान में दिया गया है कि आप उन्हें अवगत तो करवाओगे कि आधार क्या है। उसके बाद क्या, इसमें मैक्सिमम 3 माह, ये संविधान में है कि मैक्सिमम 3 माह, उसमें भी क्या सलाहकार बोर्ड है वो बताती है। उसके बाद इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की चीजें स्पष्ट की गई हैं। तो हमने समझ लिया निवारक, तो ये सारे जो कानून है किस प्रकार के कानून है, इसी प्रकार के कानून है निवारक वाले। ये कहां लगता है, गैर कानूनी गतिविधियां, अधिकतर ये आतंकी
संगठनों या उसके से संबंधित लोगों या असामाजिक लोगों पे ये चीजें लगती हैं। उसका ये क्या लगती है, पीएमएलए, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। तो कुल मिलाकर क्या देश की रक्षा सुरक्षा से संबंधित जो मामले होते हैं उसमें इस प्रकार के कानून, निवारक कानून लगाया जाता है और उससे जुड़े हुए लोग। तो वो जो मैंने बताया था कि मानवाधिकार से संबंधित भी जो मुद्दे उठाए जाते हैं, खास करके पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के संबंध में, वो सारे मामले ऐसा ही कुछ मामला होता है। तो लेकिन ये स्पष्ट है क्या कि संविधान में अधिकार सबके लिए है। तो बस यही अंतर था, तो इस चीज को हम लोग स्पष्ट कर लेंगे। चलिए, निर्णय के मुख्य बिंदु क्या है? अपराध वाली परिस्थितियां। अपवाद क्या है यहां पे कि किसी स्थिति में तुरंत लिखित आधार देना संभव नहीं है तो ओरली आप दो, कभी हो सकता है ऐसा संभव। हालांकि लिखित आधार 2 घंटे के भीतर आरोपी को रिमांड कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले जरूर प्रदान करना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है इस जजमेंट में। उसके बाद क्या, इससे गिरफ्तार व्यक्ति के अनुच्छेद 22(1) के तहत संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और आपराधिक जांच की परिचालन संबंधी निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक के बीच एक न्याय संगत बैलेंस बन पाएगा। कि मतलब क्या, उसके अधिकार भी सुनिश्चित हो जाए और जो जांच है उसमें भी देरी ना हो, विलंब ना हो। तो इसलिए क्या 2 घंटे के भीतर आरोपी को रिमांड कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की बात कही गई। लिखित आधार की बात की गई। उसके बाद क्या, संचार का तरीका क्या होना चाहिए? संचार का तरीका वही कि लिखित में होना चाहिए और नहीं तो क्या, गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होना चाहिए। ये भी समस्या है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि लिखित होना चाहिए और क्या, जो भाषा वो समझ सकता है उसी में लिख कर देना है। ऐसा नहीं कि मैं अब उड़िया समझ रहा हूं तो आप मुझे हिंदी में लिख कर दे रहे हो या अंग्रेजी में लिख कर दे रहे हो जो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता, आपको उस लोकल लैंग्वेज में ही लिखकर देना होगा। चलिए, संबंधित अनुच्छेद क्या है मैंने डिस्कस किए ही, अनुच्छेद 21 और 22। 21 में डायरेक्टली लिखा हुआ क्या कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ध्यान रखेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं किया जा सकेगा। तो इस पॉइंट को स्पष्ट रूप से देखेंगे। और अनुच्छेद 22(1) में क्या है, गिरफ्तार किए व्यक्ति को गिरफ्तार के कारणों की सूचना जितनी जल्दी हो सके दी जानी चाहिए और उसे अपनी पसंद की विधिक वेबसाइट से परामर्श करने तथा अपना बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये चीजें स्पष्ट कर लेनी होगी, ठीक है। चलिए, एक फिर से सामाजिक मुद्दा क्योंकि खाद्य प्रणाली से संबंधित है ये न्यूज आर्टिकल, कि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, खाद्य प्रणालियां जो खाद्यान्न के उत्पादन से लेकर उसके पूरे सप्लाई चेन से संबंधित, उसके कंजम्पशन तक संबंधित है, उसे खाद्य प्रणाली बोला जाता है। तो उनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं और उसके जो डिफरेंट आयाम हैं वही न्यूज आर्टिकल में बताया जा रहा है। तो इसलिए आप GS1 में भी आप देख सकते हो कि खाद्य प्रणाली जो परिवर्तन हो रहे, कैसे हमारे फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं और कैसे वो हमारे रहन सहन और हमारे स्वास्थ्य समस्याओं को प्रभावित कर रहे हैं। गांव में क्या है, शहर में क्या है, बड़े राष्ट्रों में, मतलब विकसित राष्ट्रों में क्या है, विकासशील राष्ट्रों में क्या है, सब अलग अलग है सारी चीजें। और क्या आप इसे क्या GS3 में भी आप इसे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित है ये। चलिए देखते हैं। और पर्यावरण से संबंधित, जलवायु, स्वास्थ्य, जैव विविधता और न्याय संकटों के समाधान हेतु खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन महत्वपूर्ण है। क्या है, जलवायु, स्वास्थ्य और जैव विविधता। तो इसमें 3 आयाम है। आयाम की बात करेंगे खाद्य प्रणाली को जब बात करते हैं, जलवायु, स्वास्थ्य और जैव विविधता। तो जो मैंने पूरा सीक्वेंस बताया, खाद्य उत्पादन से लेकर या उसकी तैयारी से लेकर खाद्य के कंजम्पशन और उससे होने वाला जो वेस्ट का निर्माण है, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, इसमें ये तीनों आयाम को ध्यान में रखना है। और उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, मतलब ये पूरी प्रक्रिया में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर मान लिया जाए, देखो एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र है, अगर कृषि क्षेत्र के द्वारा अधिक से अधिक उत्सर्जन हो रहा है तो क्या उसका प्रभाव जलवायु पर पड़ेगा? होगा। क्या उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर होंगे। तो समय के साथ क्या उस उत्सर्जन को कम किया जाना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, इस प्रकार के व्यवहार को विकसित किया जाना चाहिए कृषि में। तो यही चीज, ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है। ये बात बताई किसने है, क्यों चर्चा में कर रहे हैं? एक्चुअली ये EAT लैंसेट आयोग की रिपोर्ट है
के अनुसार भले ही वैश्विक स्तर पे जीवाश्म ईंधन पे हमने निर्भरता कम कर दी है, मतलब उत्सर्जन को कम कर दिया है, लेकिन जो ये खाद्य प्रणालियों में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो है इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। किस प्रकार की समस्याएं? जलवायु समस्याएं। जलवायु के संदर्भ में चुनौती उत्पन्न हो सकती है, और जिसको कम करने के लिए जो हमने बनाया हुआ है पेरिस समझौता, जिसमें बताया है पेरिस सम्मेलन, उसमें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस 2030 तक कम करना है, उस चैलेंज को वैश्विक तापन कहीं ना कहीं उससे पीछे हट सकते हैं। मतलब उसमें चैलेंज उत्पन्न हो सकता है, मतलब वो पूरा नहीं हो सकता है। तो बेसिकली वही है, खाद्य प्रणालियां उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण, उपभोग और निपटान, मतलब उससे होने वाला जो वेस्टेज है। तो ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है दो ही चीज पे फोकस करेगी। ये एक एक इसके एक क्या है, एक इसका पर्यावरणीय आयाम और दूसरा मानवीय स्वास्थ्य। ये यही दिखाता है इसका। तो इस तरह से हम लोग इसे देख सकते हैं। खाद्य प्रणाली के बारे में हम लोग अब समझ गए, तो आगे देखते हैं कि खाद्य प्रणालियां क्या है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु में क्या बोला गया है कि खाद्य प्रणालियों को 5 ग्रहीय सीमाओं को पार करने के लिए जिम्मेदार है। जैसे क्या क्या चीजें बदल लेगा? भूमि प्रणाली परिवर्तन। खाद्य प्रणालियां जो बदल रही हैं, क्यों, किस कारण से बदल रहे हैं? तो 5 ग्रहीय सीमाएं क्या? भूमि प्रणाली परिवर्तन, जैव मंडल की अखंडता, ताजे जल में परिवर्तन, जैव भू रासायनिक प्रवाह और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। उसके बाद क्या, कृषि और खाद्य प्रणालियां कुल जीएचजी का लगभग 30% उत्सर्जित करती हैं। मतलब क्या, आप देखो, भूमि प्रणाली परिवर्तन, अधिक से अधिक कृषि के लिए जमीन चाहिए, तो क्या होगा, वन क्षेत्र कम होंगे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, और क्या, जनसंख्या भी बढ़ रही है, कंजम्पशन पैटर्न भी बदल रहा है समय के साथ, तो क्या होगा, उसके साथ क्या होगी, भूमि प्रणाली परिवर्तन हो रही है। एक जैव मंडल की अखंडता, वही बात उससे जुड़ गई कि जैव मंडल, हम लोग पेड़ ही काट रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए। उसके बाद ताजे जल में परिवर्तन, वाटर कंजम्पशन, जल संकट की स्थिति लगभग पूरे दुनिया इससे झेल रही है, और सब पे खतरा है, भूजल पे भी, ग्राउंड वाटर पे भी और सतही जल पे भी। और जहां जलवायु परिवर्तन हो गया और वहां पे पैटर्न चेंज हो गई, वर्षा की मात्रा कहीं कमी है, कहीं बहुत अधिक हो गई है, तो ऑलरेडी चैलेंजेस है ही। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हमने देखा है, क्योंकि आज भी भारत में भी देखोगे तो कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रक है उत्सर्जन के लिए, सबसे बड़े क्षेत्रक में से है। दुनिया में भी देखोगे, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के आंकड़ों को भी देखोगे कि सेक्टर वाइज वो आंकड़े निकालते हैं, सेक्टर वाइज। उसमें कृषि क्षेत्र जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, कृषि और अगर उससे जुड़े हुए क्षेत्र, एलाइड क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा हिस्सा जो है ना उत्सर्जन का कृषि क्षेत्र के द्वारा उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का। तो ये इसका प्रभाव हम लोग समझ सकते हैं। खाद्य प्रणालियों में और मैंने सिर्फ यह क्या, सिर्फ कृषि क्षेत्र की बात की है। कृषि क्षेत्र के साथ साथ उसके निपटान में, उससे होने वाला वेस्ट, उसके निपटान से, या उसके बाद जो फूड प्रणाली मैंने बताया उसके प्रसंस्करण में, तो वो भी इंडस्ट्री वाला भी पार्ट आ जाएगा, फूड प्रोसेसिंग में भी उत्सर्जन हो रहा है। तो उस सबको अगर जोड़ लिया जाए तो एक बड़ी मात्रा होती है, जो कि ये फूड सिस्टम से, खाद्य प्रणालियों से निकलने वाले उत्सर्जन को बढ़ावा देता है। खाद्य प्रणालियों में असमानताएं क्या है कि जो सबसे अधिक धनी देश है, वही मैंने बताया, जो सबसे अधिक धनी देश हैं, 30% धनी आबादी है, वो क्या है, कुल पर्यावरणीय, मतलब पर्यावरण पड़ने वाला जो दबाव है 70% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि उनका कंजम्पशन रेट एकदम अधिक है, एकदम डिफरेंट है। वहीं गरीब के पास काफी कम है। खाने पीने के आदतों में आप देखोगे। भारत का मामला क्या है? भारत में भी यही चीज है कि जैसा मैंने बार बार मैं बताया कि कृषि क्षेत्र किसमें इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि खाद्यान्न वहीं से आ रहा है। और भारत में आज भी कृषि क्षेत्र, हालांकि जीडीपी, आज भी कृषि क्षेत्र जीडीपी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब कैसे कि जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन जो इसका कम हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन 20% से नीचे आ गया।
लेकिन अभी भी क्या जो रोजगार है, रोजगार के मामले में 42.3% के आसपास लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये आर्थिक सर्वेक्षण कहता है। ये भी तो ये चीजें इसलिए जो है दो चार, और ये ट्रेंड बना रहना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी ये कम होगा, ये इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, लेकिन रोजगार जो मतलब कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में से जो रोजगार उत्पन्न हो रहा है, बड़ी जनसंख्या को रोजगार दे रहा है, वो 2050 तक और बढ़ेगी, क्योंकि ये सेक्टर बढ़ेगा। तो इसीलिए तो ये और इंपॉर्टेंट है भारत जैसे देश में, क्योंकि भारत जैसे देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे काम होना है, कृषि के मैकेनाइजेशन पे काम होना है, कृषि के आधुनिकीकरण पे काम होना है, और कृषि उत्पादकता पे तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, क्योंकि कृषि उत्पादकता हमारे देश में सबसे बड़ी चैलेंज है, उत्पादन को बढ़ाना है। तो हम लोग और इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, चाहे सरकारी और निजी, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है। मुख्य सिफारिश क्या है? मुख्य सिफारिश ये रिपोर्ट में ही बताई गई है कि ऐसा क्या ग्रह के अनुकूल आहार, क्या है आहार का कुल, ये मतलब निष्कर्ष क्या है कि इसमें क्या, जिससे कि पर्यावरणीय प्रभाव और पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके, मतलब पर्यावरणीय प्रभाव भी कम हो और उससे क्या पोषण संबंधी कमी भी ना हो, तो दोनों के बीच संतुलन बनाना है। इसमें करना क्या है? इसमें करना ही है कि अनाज को ज्यादा से ज्यादा खाना, अनाज, फल, सब्जियां, मांस और जो मछली है और डेयरी उत्पाद है उसको कम करना है। क्यों? क्योंकि CO2 का इसमें कंजम्पशन ज्यादा होता है, उत्सर्जन मतलब कार्बन उत्सर्जन इसमें ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर यही है। और संरक्षण कृषि, कृषि का ऐसा रूप हो जिससे क्या, जो सतत हो और संरक्षण पर आधारित हो। मतलब क्या, मृदा में उपजाऊपन को बचाए रखने के लिए मृदा को लगातार ढके रखना है, जिससे उसकी नमी बनी रहे। फसल विविधीकरण पे ध्यान रखेंगे तो उपजाऊपन बना रहेगा, पोषणीयता बनी रहेगी। इन सब की बात हमने पढ़ा भी है इसे कि रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का एक प्रकार होता है रीजेनरेटिव, पुनर्योजी कृषि प्रकार, जिसमें ये सारी चीजें कि मृदा की नमी की मात्रा, मृदा की उपजाऊपन की मात्रा, इस सबको बचाए रखने के लिए खेत पे ही सारी चीजें की जाती हैं। और खेत के साथ साथ, कृषि के साथ साथ क्या, वहां वानिकी को भी अपनाया जाता है, मतलब इस तरह के सतत प्रयास किए जाते हैं। तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। मुख्य सिफारिशें क्या है इसमें? और एक कारण कि नीतिगत लक्ष्यों के साथ खाद्य प्रणालियों का एकीकरण करना, कि पेरिस सम्मेलन जो हुआ और उसमें क्या, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने देखा है। क्या है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता, जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये जो हुआ तो इसमें क्या 30x30 कि मिनिमम 30% इकोसिस्टम को 2030 तक रीस्टोर करना है, जो कि किसी ना किसी कारण से पर्यावरणीय रूप से वहां पे क्षति देखी जा रही है। यही है। तो इसमें दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, और एक साथ मिलाने के कारण क्या होगा कि जो कि फूड प्रणालियों के कारण जो है ना, खाद्य प्रणालियों के कारण जो जिनका क्षति हो रहा है उसे रिस्टोर किया जा सकेगा। तो यही है, उससे क्या वैश्विक जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सकेगा जहां, और वहीं क्या है, खाद्यान्न उत्पादन को भी हम लोग बना के रख सकते हैं। और उसका क्या, राष्ट्र विशिष्ट खाद्य आधारित आहार संबंधी दिशा निर्देश आदि भी इसमें शामिल है। अंत में पर्यावरण से ही संबंधित एक और इंपॉर्टेंट, पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित, तो इसलिए GS पेपर 3। ठीक। क्या है आर्टिकल? अखिल भारतीय गिद्ध आबादी आकलन 2023 और 25, ये रिपोर्ट आई है, पैन इंडिया असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वल्चर्स। सबसे पहले तो ये जान लें कि वल्चर क्यों जरूरी होते हैं। वल्चर क्या है? प्रकृति में के सफाई कर्मचारी, प्रकृति के सफाई कर्मचारी के रूप में होते हैं। मतलब क्या इसका मतलब हुआ? नेचुरल स्कैवेंजर्स के रूप में होते हैं ये। मतलब कि प्रकृति में साफ सफाई करने का, प्रकृति को साफ करने का मतलब ये क्या करते हैं, जो आपने आसपास के वन क्षेत्र में कोई भी अगर मृत पौधा, ये कोई भी मृत जानवर है तो उसे खाने का काम करते हैं, जिससे क्या संक्रमण ना फैल सके। तो कुल मिलाकर क्या, इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने में इसकी भूमिका काफी इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए इसे बचा के रखना आवश्यक है। लेकिन बदलते समय के साथ हमारे आपके जो मानवीय आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें कुछ ऐसे कारण हैं जो कि इनके स्वास्थ्य पे गलत असर पड़ रहा है और इनकी जनसंख्या काफी खतरे में है। देखते हैं कि ये संस्था है भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पहली बार क्या संकटग्रस्त प्रजातियों का अखिल भारतीय आकलन रिपोर्ट जारी किया। तो इंपॉर्टेंट संस्था ध्यान रख लेंगे और ये रिपोर्ट ध्यान रख लेंगे। और देशव्यापी प्रथम सर्वेक्षण किया गया, 4 अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति बात की गई है। अब इसमें देख लेंगे, यहाँ पे 4 भारतीय गिद्ध, पतली चोंच वाले गिद्ध और लाल सिर वाले गिद्ध, इस तरह से 4 है जो कि क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हम लोग देखते हैं आगे लिस्ट, हम यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे ये 4 है, व्हाइट रम्ड वल्चर, सिलेंडर बिल्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, गिब्स इंडिकेस जिसको बोला जाता है, रेड हेडेड वल्चर्स। चारों जो है भारत में पाए जाते हैं, ध्यान रहे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और भी हिमालयन गैरीफॉन भी पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। तो IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट में जो कैटेगरी है उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे कि ये काफी गंभीर रूप से संकटापन्न है ये चारों, तो इसलिए इसे बचाना, इसके बारे में चर्चा हुई है। अब भौगोलिक दायरा देख लेंगे इन लोगों का। क्या है भौगोलिक दायरा, 17 राज्यों में 216 स्थलों में गिद्धों की उपस्थिति है। राज्य क्षेत्र में कमी क्या है कि 70% स्थलों पर गिद्धों के घोंसले नहीं पाए गए और जहां से पहले इनकी उपस्थिति होती थी, तो इसलिए खतरा इसमें स्पष्ट दिख रहा है। संरक्षित क्षेत्र में क्या, जितने भी दर्ज किए गए, जो भी डॉक्यूमेंटेड, जो संरक्षित क्षेत्र में गया ये सर्वे घोंसलों में, क्या 54% संरक्षित क्षेत्र में ही पाया गया, मतलब उसके बाहर जो जंगलों में जो होते थे प्राकृतिक रूप से वो नहीं पाया गया है। प्रजाति विशिष्ट निष्कर्ष क्या है, जो भारतीय गिद्ध पहला दिखाया जो हमने, जिप्स इंडिकस जो है, ये कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। याद करने के लिए भी मैं बता दूं, इसमें से 2 मध्य प्रदेश के आसपास स्थान पे है, एक क्या हिमालय की क्षेत्र में है, हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा वैली में। तो पहला ये भारतीय गिद्ध जो है कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पास। इसकी सबसे बड़ी आबादी कहाँ है, मुकुंदरा हिल्स में पाई जाती है, ज्यादातर सुरक्षित चट्टानी स्थलों में रहता है। तो ये सब में हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कभी इसके बारे में पूछ दे UPSC किसी के बारे में, अगर चर्चा में रहे तो। और जो श्वेत पुट्ठे वाले जो गिद्ध के बारे में जो बताया, वो कहाँ, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा वैली में। पतली चोंच वाली गिद्ध जो बताया वो कहाँ है, मुख्य रूप से असम के ऊपरी भाग में। और लाल सिर वाला गिद्ध जो है ये कहाँ, फिर से ही मध्य प्रदेश में पाया गया। सघन व मानव हस्तक्षेप से मुक्त जंगलों में रहता है और इसकी आबादी अत्यंत कम और बिखरी हुई है, तो इसलिए इसको देख लेंगे सारे जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके बारे में अधिकतर चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। हम आगे देख सकते हैं कि बड़े आकार के मांसभक्षी होते हैं, तो इसलिए क्या, मृत जीवों को खाते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं। और अधिकतर कहाँ, उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। और भारत में इसकी 9 प्रजातियां हैं। इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में इनकी भूमिका है और पर्यावरण को बैलेंस बनाए रखने में इसकी भूमिका है। क्योंकि दुर्गंध और बीमारियों को फैलने से ये रोकता है। संरक्षण स्थिति क्या है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हमने पढ़ा है, 4 है अनुसूची 1, 2, 3, 4, उसमें पहली अनुसूची में है ये शामिल। मतलब क्या, जिसमें बाघ भी हैं। मतलब क्या, याद रखो, आप कैसे याद रखोगे, अनुसूची 1 में उच्च स्तर की संरक्षण प्राप्त है, उच्च स्तर का, जिसका व्यापार निषिद्ध होगा, जिसे शिकार निषिद्ध होंगे, तो उच्च स्तर का संरक्षण तो अनुसूची 1 में है। उसके बाद क्या मुख्य खतरे क्या है, पर्यावास नष्ट होना। तो जैव विविधता के संरक्षण में जैव विविधता के समक्ष जो खतरा होता है उसमें आप ध्यान में रखो आप, तो यहाँ भी लगभग सारी चीजें अप्लाई होंगी। जैसा पर्यावास नष्ट होना, मतलब जिस आवास में रह रहा है वही नष्ट हो रहा है। भोजन की कमी, डाइक्लोफिनेक जैसी दवाएं, ये हमने देखा है, ये मवेशियों को दिया जाता है और उससे इनके स्वास्थ्य पे असर होता है, क्योंकि जब वो उसके मृत शरीर को खाते हैं, मवेशियों जब मर जाते हैं मवेशी, जब उन्हें खाते हैं तो उससे इन्हें समस्या हो जाती है, टॉक्सिक, इनके लिए जहर के समान होता है। बिजली के तारों से करंट लगना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि क्या हुआ पिछले 20, 30, 40 वर्षों में, क्या नगरीकरण बढ़ा, का प्रसार हुआ, उससे क्या ट्रांसमिशन लाइन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है, बिजली की तारें जो है ना वो भी बढ़ी, तो जिस कारण से उसमें, और ऊंचाई पे उड़ते हैं, तो जो बिजली की तारें उस पर लग के भी इनकी मौत होती है, उनकी घटना है। और संरक्षण उपाय क्या है, डाइक्लोफिनेक, कोटोप्रोफेन और
जो एसिक्लोफेनाक जैसी दवाएं हैं उस पर प्रतिबंध, गिद्ध संरक्षण कार्य योजना का कार्यान्वयन आदि। तो इस तरह की चीजें हम लोग करके इसे महत्वपूर्ण जीव को बचाया जा सकता है। तो आइए हम लोग अब अन्य सुर्खियों को आज के देखते हैं। क्या है अन्य सुर्खियां? सबसे पहले शॉर्ट न्यूज जो है इसमें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग भारत के संविधान में शामिल एक महत्वपूर्ण अधिकारी। हाल ही में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अधिक केंद्रीकरण के लिए 2 नए विशेष संवर्ग मतलब कैडर्स के सृजन की बात की है। इसलिए ये चर्चा में कौन से 2 कैडर है? केंद्रीय राजस्व लेखा परीक्षा और संवर्ग और केंद्रीय व्यय लेखा परीक्षा। तो लेखा परीक्षा से संबंधित ये 2 कैडर की बात की जा रही है जो कि देश के वित्तीय जांच या विश्लेषण के लिए आवश्यक है। कैग का काम यही, सरकारी वित्त के व्यय में कैसे उसे न्याय संगत ढंग से किया जाए उसके संदर्भ में जांच करना और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यही काम है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 के तहत इसे क्या संवैधानिक निकाय का दर्जा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और कुछ फैक्ट्स इसमें देख लें, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पे रह सकता है। पद मुक्ति क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकेगा और उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो मतलब पूरी पूरी प्रक्रिया होगी। वेतन व सेवा की शर्तें क्या है? वो सेम वही संसद द्वारा तय किए जाते हैं और साथ ही उसकी नियुक्ति के बाद उन शर्तों में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। और प्रशासनिक लागत व्यय क्या? वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पे आधारित है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, ये भी कानूनी पक्ष से जुड़ा हुआ है। क्या है? मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 मतलब आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। मतलब मामले को, किसी भी मामले को सुलझाने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका, उसके लिए कानूनी ढांचा भी है। तो जिसे इसके बारे में समझते हैं, जीएस पेपर 2 में हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि विलंब के कारण निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है तो मध्यस्थम निर्णय, जो पंचाट बोला जाता है, जो बॉडी ये मध्यस्थ करने का काम करती है, मध्यस्थ या मीडिएशन, आपने सुना होगा इस तरह के वर्ड, आर्बिट्रेशन, ये सब वर्ड, तो जो ये बॉडी करती है वो पंचाट बोला जाता है या मध्यस्थम निर्णय बोला जाता है, उसे को रद्द किया जा सकता है। मतलब जो ऑर्डर दिया जाएगा उसे रद्द किया अगर उसमें डिले हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि देर से मिलने वाला न्याय जो है अन्याय के बराबर होता है, जो मूल सिद्धांत जिस पे चलता है हमारा कानून। तो ये चीज इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में दिया गया, इसलिए ये चर्चा में आ गई। तो बेसिकली इसमें बात क्या थी कि यह विलंब अकेले किसी निर्णय को रद्द करने का स्वतंत्र आधार नहीं है। मतलब ये भी बताया गया है कि सिर्फ विलंब नहीं, लेकिन क्या है कि ऐसा विलंब निर्णय की गुणवत्ता, तर्क या निष्पक्षता को कमजोर करता है तो यह निर्णय को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा। मतलब विलंब होने के बाद बहुत सारे साक्ष्य या बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो चेंज हो सकते हैं समय के साथ, हो सकता है वादी ही ना हो। तो ये संदर्भ ये है। और क्या अधिनियम के बारे में थोड़ा समझ लें। इसका अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि देशी मध्यस्थम, वही अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम और विदेशी मध्यस्थम संबंधी निर्णयों के प्रवर्तन से संबंधित कानून को समेकित तथा संशोधित करना। कि सब जो देश में इस तरह के चल रहे हैं, बाहर जो चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, सबको एक करके मध्यस्थता के लिए एक पूरा का पूरा कानूनी ढांचा तैयार करना, यही इस कानून का उद्देश्य था। जिसके लिए क्या है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम निर्मित किया जाए, जिससे क्या जो सामान्य न्यायालय है वहां पे उस पर दबाव कम हो सके और विवादों को जल्दी जल्दी निपटाया किया जा सके। तो ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग, ये ध्यान रख लेंगे, इंपॉर्टेंट संस्था है, UNCITRAL द्वारा 1985 में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम विषयक आदर्श कानून पर आधारित है। प्रेरित कहां से है? यूनाइटेड नेशन के जो आयोग है इस संदर्भ में। चलिए, अब्राहम एकॉर्ड्स, ये हमने सुना है, जो पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया रीजन है वहां पे क्या एक जो बहुत पॉपुलर डिस्कोर्स है, बहुत एक पॉपुलर जो
एक पॉपुलर मुद्दा है इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसमें धार्मिक मुद्दा भी इसमें शामिल है, क्योंकि एक ज्यूस है और दूसरा इस्लामिक शासन वाले राष्ट्र हैं, और इनमें जो है ऐतिहासिक जो मुद्दे चले आ रहे हैं, जो और उसके साथ साथ इस न्यूज को फिर से करते हैं। हाँ, इस न्यूज को यहां से करते हैं। चलिए, अब क्या है, अब्राहम एकॉर्ड्स की बात करते हैं। अब्राहम एकॉर्ड्स क्यों चर्चा में हैं आप? तो ये क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि कजाकिस्तान अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होगा। तो सबसे पहले जान लेंगे अब्राहम एकॉर्ड्स क्या है। पश्चिमी एशिया, जहां पे अरेबियन कंट्री जिसको बोला जाता है, अरेबियन पेनिनसुला, अरेबिय प्रायद्वीप पे जो अवस्थित देश हैं, वहां पे वहीं पे क्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा उभर के आता है, क्या इजराइल वर्सेस अरब राष्ट्र। इसमें धार्मिक एंगल भी है। धार्मिक एंगल क्या है कि यहाँ पे क्या जो ऐतिहासिक संबंध है इस्लाम और जूइज्म में, क्योंकि वो यहूदी है और यहाँ पे सारे कंट्री जो है इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म को, और इनके कहीं ना कहीं रूट सेम है। तो एक मुद्दा तो ये भी है, और बाकी जो अन्य जो भू राजनीतिक मुद्दे समय के साथ हैं। तो इन दोनों पक्षों के बीच में क्या होने वाला जो समझौता है उसे ही अब्राहम एकॉर्ड, इसलिए इसका नाम भी अब्राहम है, ये ध्यान रखेंगे। बाइबल में ही अब्राहम के नाम पे रखा गया है, जिसमें कि यहूदी और जो अरब, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, दोनों अपना पूर्वज उसे मानता है, अपना साझा पूर्वज और बंधुत्व का प्रतीक मानते हैं। तो इसीलिए इनके, और इसमें पार्टी कौन कौन थे, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, किनके इनके बीच में अब्राहम एकॉर्ड हुआ। तो ऑब्वियसली संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएई, इजराइल के बीच में के एक सामूहिक समझौता हुआ, 2020 में हस्ताक्षर किया गया। बाद में सूडान, बहरीन, मोरक्को, कुल मिलाकर बोला यही है कि जो अरब वर्ल्ड है, वहाँ का जो मॉडरेट वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं वो और इजराइल मिलकर जो है एक नए व्यवस्था के निर्माण की बात करें, जिससे इस संघर्ष को, जो सदियों से चला आ रहा है संघर्ष, जो है उसको कम किया जा सके और विकास को और शांति को, सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो उसमें कजाकिस्तान भी शामिल हो गया। तो यही ये संदर्भ था। अब्राहम एकॉर्ड ध्यान में कर लेंगे। आईबीसी और पीएमएलए, आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, और ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये दोनों के बीच में क्या हुआ है? अभी हुआ ये है कि आईबीसी जो बोर्ड है उससे संबंधित, भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड जो है ने, इसमें आईबीसी और धन शोधन निवारण अधिनियम के बीच विवादों को दूर करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि संकटग्रस्त कंपनियों के लिए शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। होता क्या है कि जब कोई सिक कंपनी आती है इस बोर्ड में, तो उसमें दोनों मामले चलते हैं, एक आईबीसी वाला कानून का और ये धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित भी, और उसमें कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनती है, तो उसे खत्म किया जाना आवश्यक है। तो उसी के संदर्भ में ये दिया गया दिशा निर्देश। क्या है दिशा निर्देश? दिशा निर्देश ये है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई, मतलब जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए दिवालियापन मामलों से निपटने वाले राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की बजाय विशेष पीएमएलए अदालतों में जा सकते हैं। यही एक ये चीजें हैं, यहाँ पे पॉइंट है। आईबीसी और पीएमएलए के बारे में बेसिक जानकारी तो हमने दे ही दिया कि आईबीसी का उद्देश्य परिसंपत्ति मूल्य को अधिकतम करना और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना, यही है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बाद कंपनी को। और उसके बाद क्या, इसके विपरीत पीएमएलए में क्या है? पीएमएलए में क्या, अपराधियों को आपराधिक आय से वंचित करना, मतलब उनकी संपत्ति को जब्त ही कर लेना एक तरह से, जिस कारण से, जिस स्रोत से वो आय उसकी आ रही है। पीएमएलए और आईबीसी दोनों कानूनों में क्या है, ओवरराइडिंग प्रभाव वाले प्रावधान है। जैसे पीएमएलए में ये प्रावधान धारा 71 में है, जबकि आईबीसी में धारा 238 में प्रावधान किया गया है। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होने का अर्थ है इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और उसमें असंगत किसी बात के होते हुए प्रभाव होगा। दोनों कभी कभी ये हो सकता है कि टकराव की स्थिति में भी हो, तो इसलिए उन्हें लागू किया जाना मुश्किल हो सकता है, चुनौती हो सकती है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट घटना जो कि साइबर क्राइम, साइबर अटैक से संबंधित है, जीपीएस स्पूपिंग। स्पूपिंग मतलब क्या कि कोई व्यक्ति गलत पहचान लेकर कोई डिवाइस से आपके सिस्टम पे इस तरह के डेटा को प्रसारित करे, जिससे क्या है आपका डेटा को प्रभावित किया जा सके।
आपके सिस्टम को हैक किया जा सके, कंट्रोल लिया जा सके। कुल मिलाकर यही है स्पूफिंग का मतलब ही होता है। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब क्या होता है, ये एयरलाइंस कंपनियों को प्रोवाइड कर, मतलब एयरलाइन जो सिस्टम है पूरा का पूरा जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें ये लोग व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इस तरह के जो साइबर क्राइम से संबंधित जो संस्था या व्यक्ति है, जिससे क्या एयरलाइन जो उड़ानों में जो है ना समस्या हो सकती है, या भविष्य में कुछ उस तरह से उनमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, तो उसी को जीपीएस स्पूफिंग बोला जाता है। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी एयरलाइंस कंपनियों ने दिल्ली में क्या है, जीपीएस स्पूफिंग की घटना जो है ना काफी बढ़ गई है, ये बताया गया है। तो ये चिंता का विषय है, और ये एक प्रकार साइबर हमला है जो कि नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करता है, वही कि मतलब सिग्नल को जैम करने का काम करता है। और कार्यप्रणाली क्या, जीपीएस उपग्रहों को कमजोर संकेतों का फायदा उठाकर उन्हें क्या नकली संकेतों में बदल देता है। वही मैंने बताया कि पहचान बदल कर, और उससे क्या उसे जैम किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है, या गलत निर्देश भी दिया जा सकते हैं। तो किसी प्लेन को कहीं अपने हिसाब से कहीं डाइवर्ट किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, प्लेन हाईजैक जो पहले किया जा सकता था बंदूक की जोर पे, आज वो साइबर अपराधी कर सकते हैं, यह संभावना ऐसी बन सकती है भविष्य में। इसलिए ये खतरनाक है, और ये एक्सीडेंट के दृष्टिकोण से भी काफी ये चीजें सेंसिटिव है। तो खतरे क्या, विमानन, लॉजिस्टिक, दूरसंचार, ऊर्जा, रक्षा क्षेत्र की सब में इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। सारे क्षेत्र में इस तरह के साइबर अटैक संभव है, तो इसीलिए यहां पे ध्यान दिया जाना आवश्यक। जीपीएस स्पूफिंग इसलिए चर्चा में है। चलिए, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 पर एफएसी की सिफारिशें क्या है ये, कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति जो होती है, वनों के संदर्भ में जो सलाहकार समिति है, वो क्या किया है उसने, कि जो वन संरक्षण एवं संवर्धन एवं अधिनियम है 1980 के उल्लंघन पे दंडात्मक प्रावधानों में तर्कसंगतता और एकरूपता लाने की सिफारिश की है। क्यों ऐसा हुआ ये कि दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, ये हमने देखा है कैंपा फंड के संदर्भ में कि वहां पे क्या है, प्रतिपूरक वनीकरण, वन लगाए जाना है आपको दंड के क्षेत्र में, अगर आपने उल्लंघन किया है उस जगह में हमने देखा है, मतलब वहां पे भी देखा है कि वहां पे हम लोग वनीकरण का काम करते हैं, जो भी वन क्षेत्र को गैर वन पर्पज से यूज किया जाता है। तो उसी से समझेंगे यहाँ पे कि क्या है दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण। कंपेंसेशन के रूप में आपको दंड दिया जाएगा कि आपने एक जगह वन काटा है तो उस जगह लगा हुआ है, यही है, जिस वन क्षेत्र में उल्लंघन हुआ है उसी के बराबर क्षेत्रफल पे दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण करना है। और दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण उसी कानूनी रूप से अनिवार्य प्रतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त होता है जो किसी वन भूमि के गैर वन उपयोग के कारण हुआ। मतलब ये आपने 5 एकड़ का भूमि था, यहां पे आपने वायलेट किया, उल्लंघन किया, तो आपको इसके बदले 5 एकड़ तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये पहले ही करना था आपको, इस पे प्लस ये लगाना, यही है यहाँ पे एक्स्ट्रा, उसी के बराबर क्षेत्रफल पे दंडात्मक, और उसके वो क्या किसी वन भूमि के गैर वन उपयोग के कारण हुआ है, अतिरिक्त होता है, अनिवार्य वाला जो है। और उसका दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण और दंडात्मक एनपीवी उपायों के बीच तालमेल स्थापित करना। क्या, निवल जो वर्तमान मूल्य है का अर्थ है वन क्षेत्र से मिलने वाली पर्यावरणीय सेवाओं का मूल्य, क्योंकि एक वन क्षेत्र हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ न्यूज टुडे में कि एक वन क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रदान करता है और उसका एक कोई मूल्य होगा। तो जब हम क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली इस मूल्य को जोड़कर हम निकाला जाएगा, एक कैलकुलेशन किया जाएगा, तभी तो उसे कैलकुलेट करके, इसीलिए तो इस फंड में कैसे लेवी कैसे लिया जा सकता है, शुल्क कैसे लिया जाएगा, जब तक इसे हम लोग क्या इसे क्वांटिफाई नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सबका एक गुण होगा और मूल्य होगा, और मूल्य किसके आधार पे होगा, इसी जो सेवाओं के पे, मतलब वन से क्या कोई लकड़ी मिलती है, वन से कोई औषधि मिल सकती है, हाँ, वन जो है जल चक्र को चलाता है और अन्य चीजें, इन सब का एक कॉस्ट हो सकता है ना। तो जो 5 एकड़ का भूमि है, तो 5 एकड़ के लिए एक मूल्य निर्धारित करने में ये सारे फैक्टर होंगे। तो यही बात की गई है यहाँ पे कि आर्थिक मूल्य से गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग के बदले चुकाया जाता। तो यही चीज है एनपीवी, निवल वर्तमान मूल्य। तो यही है कि दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण जो किया जा रहा है और दंडात्मक एनपीवी उपायों के बीच तालमेल स्थापित किया जाना है। तो यही ध्यान में रखेंगे। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर कॉप 30, हमने कॉप 29 सुना है, कॉप 30 भी होने वाला है। अभी क्या बात है,
ये चर्चा में क्यों है? विश्व मौसम संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर COP30 रिपोर्ट जारी की गई है। क्यों जारी किया गया है? संस्था पहले ध्यान में रख लेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। हुआ यह है कि 2025 तक जो ये आंकड़ा क्या है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित ही है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित ही है। क्या किया है विश्व मौसम संगठन ने कि जो अब कॉप अगला होने वाला है उससे पहले ही ये सूचना काफी इंपॉर्टेंट है कि ये आंकड़े ये बताते हैं कि 2025 तक अभी तक तीसरा सबसे गर्म वर्ष है। 2025 से अभी तक का दर्ज दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष है। और वर्ष 2025 सहित पिछले 11 वर्ष मानव इतिहास के सबसे गर्म 11 वर्ष रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव दिख रहा है। यह दर्शाता है कि दुनिया पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर नहीं है, मतलब ऑफ ट्रैक हो गई है, ऑफ ट्रैक हो चुकी है। वर्ष 2015 से 25 तक की समय पिछले 176 वर्षों में से सबसे गर्म 11 सालों की अवधि रही है। उसके बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे जो वायुमंडलीय सांद्रता है, जो गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस है, उनकी मात्रा जो है ना बढ़ी है 2024 में, अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और 2025 में भी बढ़ रही है। नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार हो रहा है और जलवायु कार्रवाई योजनाएं अब विज्ञान आधारित जलवायु सेवाओं पर अधिक निर्भर होती जा रही है। तो कुल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट हैं जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास से संबंधित है। मूलतः क्या है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने क्या किया है, PMKVY वही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 178 प्रशिक्षण भागीदारों में को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मतलब जो लोग ट्रेनिंग देते थे, जो संस्थाएं जो देती थी इसके अंतर्गत, इसलिए ये चर्चा में है। तो इसके बारे में हम लोग समझ लें कि क्या है ये प्रमुख योजना के कौशल प्रमाणन, मतलब क्या सर्टिफिकेट देती है कि एक सर्टिफिकेट कि आपको ये स्किल दे दिया गया, आपने यहाँ पे ट्रेनिंग किया, और मंत्रालय के अंतर्गत कुछ जो है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होंगे, तो उन्हीं को ब्लैकलिस्ट करने की बात की गई। इसका उद्देश्य यही है कि भारतीय युवाओं को बेहतर आजीविका और प्राप्त करने हेतु क्या जो इंडस्ट्री में डिमांड है, जो स्किल, उसको दिया जा सके। मंत्रालय हमने देख लिया 2015 में शुरू किया गया था। वर्तमान स्थिति क्या है इसका, PMKVY 4 मतलब चौथा चरण इसका चल रहा है और इसमें अल्पकालीन प्रशिक्षण से के अनुरूप क्या विशेष परियोजनाएं और पूर्व अधिगम की मान्यता भी शामिल हैं इसमें। और भौगोलिक कवरेज क्या है, बेसिकली हमने पहले भी देखा है कि योजना के तहत क्या आकांक्षी पिछड़े जिले, सीमावर्ती, जनजातीय और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में विशेष ध्यान दिया जाता है, जहां की सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों के आधार पर वहां पे पिछड़ापन सबसे अधिक है। तो वहीं पर कौशल विकास की आवश्यकता है सबसे ज्यादा। चलिए अंत में सुर्खियों में रहा स्थल क्या है, पेरू की राजधानी क्या है सबसे पहले देख लेंगे, लीमा। और क्या, एंडीज कंट्री मतलब एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में अवस्थित, और जो पश्चिमी दक्षिण अमेरिका जो है उत्तर पश्चिम, इक्वेडोर, बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया से घिरा हुआ, चिली से घिरा हुआ ये क्षेत्र। यहाँ पे देखेंगे क्या है, लेक टीटीकाका है, और मैंने बता ही दिया एंडीज माउंटेन से घिरा हुआ। और क्या, ये सेलवाज जो वन है, जो अमेजन फॉरेस्ट यहाँ पे सेलवाज जो वन है वो क्षेत्र भी यहाँ पे ये इसका कवर करता है। तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। चलिए 3 लंबा क्षेत्रों में विभाजित यही बताया गया, सियरा एंडीज वाला क्षेत्र, कोस्टा जो कोस्ट वाला जो क्षेत्र है उसे कोस्टा बोलते हैं, और ये जो अमेजोनिया जो सेल्वा क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, उसे अमेजोनिया, ठीक है ना, अमेजन वर्षा वन जिसे बोला जाता है उसे। सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट वास्करान, ये टीटीकाका झील हमने बात की ही ये, और बोलीविया में भी है ये, और पेरू और बोलीविया इसलिए ध्यान में रखेंगे। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित नौगम्य झील है, नेविगेशनल लेक है। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था जो दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण राष्ट्रों में से है, भारत के संबंध अच्छे हैं और भारत के प्रमुख रूप से इससे बहुत सारी चीजें आयात भी करता है। और तीसरा सबसे व्यापारिक भागीदार भी है लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई कंट्री में। सोने और तांबे का एक प्रमुख आयातक है भारत इससे। और उसके बाद क्या, विभिन्न संस्थाएं जो हैं इस क्षेत्र में, सीका मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली, सेंट्रल अमेरिका इंटीग्रेटेड सिस्टम,
और क्या, मर्कोसूर जो संस्था है जो साउथ अमेरिका बेस्ड ही है, उसका महत्वपूर्ण सदस्य है। हालांकि मर्कोसूर का पूर्ण सदस्य नहीं है, एसोसिएटेड सदस्य है, ये ध्यान में रखेंगे। उसका पैसिफिक अलायंस का भी एक पूर्ण सदस्य है। तो इस तरह से राजनीतिक पक्ष को हमने देख लिया। तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चंस पे देखते हैं। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, इसमें सही स्टेटमेंट आपको चुनना है। सामान्य सा प्रश्न है, सामान्य फैक्ट्स पे ही आधारित है, तो इसलिए आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, पेरू की भौगोलिक विशेषताओं और अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 2 3 4 ऐसे भी मैपिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि अगर मैपिंग की जानकारी है, मैप देखा है आपने, तो बड़े आसानी से हम लोग किया जा सकता है इस प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कार्यान्वित करता है? फैक्चुअल प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में गिद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हैं, कौन सा सही है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब्राहम समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हैं, सही कथन चुनने हैं यहां पे। 3 स्टेटमेंट, सही कथन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद 22(1) के तहत एक मूल और अनिवार्य सुरक्षा उपाय हैं? ABCD। पॉलिटी में अगर संविधान के प्रावधान से संबंधित प्रश्न आएंगे तो इसी प्रकार से प्रश्न आने की संभावना है। इस प्रकार के से भी प्रश्न आ सकते हैं, जो कि एक सामान्य सा प्रश्न है क्योंकि चर्चा की गई है, अगर आपने देखा है और इस आर्टिकल की जानकारी आपको है तो चलिए हम लोग यहीं पे आज के न्यूज़ टुडे के अंक को कंक्लूड करते हैं, और आप लोग देखते रहिए और अपने करंट अफेयर की तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।